गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ध्यान देंगे। उन सभी बारीकों से एक मुखातिब होना हम लोग का इस वीडियो का मकसद है और इस वीडियो में मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपको रिवीजन कराने का एक मौका दूंगा। सो लेट स्टार्ट अबाउट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट घटनाक्रम। पहला है अधिकार से संबंधित। इंटरनेट एक मूल अधिकार है। इंटरनेट एज ए बेसिक राइट। आखिर इसके बारे में क्या सोचता है समाज, सुप्रीम कोर्ट? तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं और लोगों की जो आवागमन पर आरोपित प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय लिया गया है। इसमें निर्णय यह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। तो इंटरनेट शटडाउन प्रतिबंध पर सबसे पहले, इंटरनेट के माध्यम से वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लोज ए के तहत एक मूल अधिकार है। इंटरनेट पर प्रतिबंध 19 सब क्लोज 2 के तहत शामिल अनुपातिकता के सिद्धांतों, दैट मीन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के अनुरूप होने चाहिए। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से यह वर्णित करता है कि दंड को अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष असंगत नहीं होना चाहिए तथा किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की सीमा अनिवार्यता उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुपात में होने चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज जी के तहत संविधान स्पष्ट रूप से संरक्षित अधिकार देता है। अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुज्ञेय है, नॉट इज फिजिबल नहीं है, ये सही नहीं है। तो आते हैं सीआरपीसी की धारा 144 पर। आर्टिकल 144 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किसी भी विचार या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने के हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। जब धारा 144 को किसी भी आशंकित खतरे से संदर्भ में आरोपित किया जाता है तो वह खतरा इमरजेंसी होना चाहिए, आपात होना चाहिए। हर चीज़ के लिए आप 144 का इस्तेमाल करें तो ये देश की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाएगा। निश्चित रूप से धारा 144 के आरोपण की स्थिति में अनिवार्य रूप से व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यता युक्ति युक्त, रीजनेबल और प्रमाणिक होना चाहिए। इसको फॉलो करना राज्य का परम धर्म है। राज्य अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। तो कुछ छोटी सी बातें, धारा जो सेक्शन सीआरपीसी 144 जो हमेशा चर्चा में रहता है। आइए इसके तहत शक्तियाँ क्या क्या मिली है सरकार को अर्थात राज्य को। यह औपनिवेशिक युग का एक कानून है जो जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपद्रव, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक, ध्यान रहे, अत्यावश्यक मामले के निवारण अथवा कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत सामान्यतः आवाजाही, हथियार रखने और गैर कानूनी रूप से संघ बनाने पर प्रतिबंध शामिल है। प्रायः यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति अर्थात किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। आदेश की अवधि, धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश को जारी होने की तिथि से 2 महीना से अधिक समय के लिए लागू नहीं रह पाएगा, परंतु यदि सरकार अर्थात राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो यह अधिसूचना द्वारा इसे अतिरिक्त अवधि तक प्रवृत्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है। फिर भी यह अवधि 6 महीना से अधिक तो नहीं ही हो सकती है। दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017, इन नियम का निर्माण संचार मंत्रालय द्वारा किया गया है और भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 सब क्लोज 2
द्वारा इन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई है। इस धारा में भारत की प्रभुता, अखंडता के हित के संदेशों का मतलब अंतर्रुद्ध या निरुद्ध करने के प्रावधान हैं। यह सरकार को लोक आपात या लोक सुरक्षा के हित में देश में के किसी हिस्से में संदेशों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करती है। इन नियम के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश केवल निश्चित अवधि के लिए ही जारी रह सकता है, ना कि अनिश्चित अवधि तक के लिए। तो अधिकार के रूप में इंटरनेट के संबंध में हालिया निर्णय तो फहिमा सिरीन बनाम केरल राज्य बाद में उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का भाग बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है। पहला अधिकार इंटरनेट से संबंधित था। अब आते हैं हम संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता की भूमि को वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, अर्थात उस पर कब्जा कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया? किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना वंचित करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति की आप संपत्ति को अगर विधि के खिलाफ जाकर हड़प लेते हैं या फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मानवाधिकार का उल्लंघन तो है ही। और अब आते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार राज्य जो है किसी व्यक्ति की उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो कि हम लोग जानते हैं ये मेनका गांधी केस में स्पष्ट हुआ था कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, चूँकि हम लोग जानते हैं लॉ एस्टेब्लिश बाय तथा प्राधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा दो मूल अधिकार को मतलब इस मूल अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है, जिसको अब हम लोग 300A में पढ़ते हैं। राज्य को अपने नागरिकों को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन के तहत अधिकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य को नागरिकों की भूमि प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत अधिकृत करने की कोई अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रतिकूल कब्जे के 42 वर्ष तक पूर्ण अधिकार था। प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत अगर कोई व्यक्ति जो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, अगर किसी व्यक्ति का कोई ज़मीन का हो या कोई भी मालिकाना हक उस पर उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, इस तथ्य के कारण किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो कम से कम 12 वर्षों तक संपत्ति का उसका अधिकार रहा, तो उसके वास्तविक स्वामित्व धारक ने उसके विरुद्ध कोई अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वो उसका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमेशा चर्चा में रहता है। जी हाँ, राजद्रोह, सेडिशन। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले के आधार पर बेंगलुरु और कश्मीर में हुई हालिया गिरफ्तारियों ने भारत के राजद्रोह कानून के बहस में पुनः एक बार बहस को ला दिया है। भारत में राजद्रोह कानून के बारे में जान लीजिए कि भारत की दंड संहिता दैट मीन IPC की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह को किसी ऐसी कार्यवाही जो सरकार अर्थात भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने का प्रयास करती है, ध्यान रहे, ना केवल घृणा उत्पन्न करती है या अवमानना करती है, बल्कि अगर ऐसा लगे, एहसास हो, उत्पन्न करने का प्रयास हो के रूप में उसको परिभाषित किया गया है, जो मतलब अपने आप में वेग दिखता है। तो 124A का जो मसौदा है उसको थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो जिसको हम लोग मैकाले बोलते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा दूत रहा हुआ करता था एक समय, उसने 1870 में IPC में शामिल किया था इसको। तो धारा 124A के तहत ये दंड जो है वो गैर जमानती अपराध है। ये गैर जमानती अपराध के बारे में अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिसके मतलब होता है कि इसमें आपको जमानत लेने की सीधा सीधा कोर्ट के पास जाना पड़ेगा।
इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अगर आप इसके तहत अगर पकड़े गए किसी बाईचांस दुर्भाग्यवश, तो आपको सरकारी नौकरी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट के बिना रहना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। प्रसिद्ध राजद्रोह मुकदमे वर्ष 1891 में जोगेंद्र चंद्र बोस पर चलाया गया मुकदमा, 1922 में बाल गंगाधर तिलक पर लगाया गया, 3 राजद्रोह मुकदमा चलाया गया था, 3 राजद्रोह मुकदमा। और फिर महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पर यंग इंडिया से में प्रकाशित कुछ लेखों के कारण उन पर यह मुकदमा चलाया गया। अब आते हैं कि ये राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक जो तत्व हैं, अगर बात करें इसका जो स्पेशल केस है, एक तो रोमेश थापर वाद, दूसरा केदारनाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद जैसे विभिन्न वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार एक राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया गया और उनमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सम्मिलित कर दिया गया है। एक तो सबसे पहला है कि लोक व्यवस्था का विघटन हो गया हो, दूसरा है कानून का उल्लंघन कर विधिपूर्वक स्थापित सरकार का पतन का प्रयास किया गया हो और राज्य या जन सम्मान की सुरक्षा को बहुत खतरा पहुंच गया हो या पहुंचाया जा सकता हो। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आज के संवैधानिक दृष्टिकोण से कहाँ तक 124A मतलब फिट बैठता है, इसकी प्रासंगिकता पर आप सोच सकते हैं। इस पर आप चाहें तो अपना टिप्पणी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जी हाँ, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिर से एक बार चर्चा में रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य राष्ट्रहित में अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रहित में, शब्द है राष्ट्रहित में, अल्पसंख्यक संस्थानों को मैनेज किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो इससे पहले हम लोग और कुछ जाने तो चलते हैं पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन NCMEI। देखिए, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो संपूर्ण भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्रमाणन को रेगुलेट करता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और इसके 3 सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है, इसके 3 सदस्य को। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। इस तरह के मामले में इसे आरंभिक और अपीलीय अधिकारिकता भी प्राप्त है, जैसा कि जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। आयोग को अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियाँ भी प्राप्त है। यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विश्वविद्यालय के रूप में प्रमाणन संबंधी विवादों का निर्णय भी करता है। बाय द वे, कोई विश्वविद्यालय है, अगर उसको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दे दिया गया तो ये कहाँ तक मतलब संविधान के अनुरूप है, क्या वास्तव में ये सब कुछ ठीक है, इसका प्रमाण जो अगर उस पर जांच संबंधी बात हो तो ये इसको अधिकार मिला हुआ है ऐसा। इसे स्वतः संज्ञान, जिसको सुओ मोटो बोलते हैं, के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, प्रशासित करने और उसके संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकार जो उन्हें उससे वंचित करने या उनके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने की भी शक्ति प्राप्त है। यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति और विशेषज्ञता और विशेषता को बढ़ावा देने तथा उनको संरक्षित करने के लिए भी नियम बना सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। यह अनुदानों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जों को भी निरस्त कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला हुआ है और कुछ वह बुनियादी बातों से अगर वह दूर जा रहा है और उसका उल्लंघन कर रहा है, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग को ऐसा ताकत दिया गया है कि आप उसके अल्पसंख्यक दर्जा का हटा दें। भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से संबंधित कुछ मुद्दे। संविधान के अनुच्छेद 350 सब क्लोज बी के तहत स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCLM के पास NCMEI की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। यह केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय की समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्षों के आधार पर संसद को सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों के विनिमय के बारे में। देखिए, अल्पसंख्यक संस्थानों का रेगुलेशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों के हित को प्रभावित किए बिना, ध्यान रहे, हित को प्रभावित किए बिना, यदि ऐसे कदम का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों की उत्कृष्टता, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में
सहित बात, मतलब उसको लेकर भी सुनिश्चित करना है तो ये अनुमाद है, मतलब ये आप कर सकते हैं, राज्य को ऐसा अधिकार है। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया और इस क्रम में TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद के संदर्भ के तौर पर भी प्रस्तुत किया। चूँकि TMI पाई फाउंडेशन जब भी चर्चा में आता तो इसको आप अल्पसंख्यक, जब भी अल्पसंख्यक के हितों की बात हो तो TM पाई का जो फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का जो केस है वो आप इसको कोट कर सकते हैं। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 30 सब क्लोज 1 के तहत मूल अधिकार ना तो अब्सोल्यूट है, ना तो निरपेक्ष है और ना ही विधि से ऊपर है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान क्या होते हैं? ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अधिनियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एजुकेशन और इंस्टीट्यूट को एक ऐसे कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। भारत का संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। जानकारी जहां तक है कि NCMEI अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय को ही अल्पसंख्यक के तौर पर परिभाषित किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत में कुल 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। फिर से एक बार सुन लीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। केंद्र सरकार द्वारा आज तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं किया गया। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI के दायरे से बाहर है। अब किसको पात्रता, कौन एलिजिबल है? देखिए, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इसका संचालन किसी ट्रस्ट, किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो इसका अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए। ऐसे संस्थानों के मान्यता और प्रमाणन के संबंध में कुछ राज्यों ने स्वयं के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिए जाने के बाद समय समय में इसके मॉडर्नाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त अधिकार, तो प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के संबंध में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दे दिया गया है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षण नीति के दायरे में बाहर होते हैं। क्योंकि हमको पता है 15, 16 सब आप जब जिक्र कीजिए तो उसमें आरक्षण शब्द का आता है। तो क्या ST, SC, OBC और भी जो महिला है और जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हमला कर दें। और उनको हमला का मतलब है मेरे संदर्भ में कि आप वहाँ भी अपना अधिकारों की बात करने लगे। छात्र के प्रवेश के मामले में ये जो MEI है में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 50% आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान रहे कि शिक्षा का अधिकार RTE 2009 की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 25% के आरक्षण की बात की गई है, लेकिन यह प्रावधान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में नहीं लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर संचालित सभी विद्यालयों को RTE अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर उन्हें मुफ्त प्रवेश देना होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर संचालित सभी विद्यालयों को राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर उन्हें मुफ्त प्रवेश देना होगा। ये संस्थान अपनी पृथक शुल्क संरचना रख सकते हैं, लेकिन इन्हें कैपिटेशन शुल्क प्रभावित करने की कोई अनुमति नहीं है। अब आते हैं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित ही नहीं किया गया है। केंद्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के तहत जो शक्ति मिली है, किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धार्मिक वर्गीकरण राज्यवार आधार पर न करने के अखिल भारतीय आधार पर किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित करने के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान, तो फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 का 1 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 का 2 शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अधीन है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है सबरीमाला मंदिर मामला। चर्चा में था, बहुत सी बातें हुई इसके बारे में, तो हम लोग भी इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। सबरीमाला टेम्पल इशू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला निर्णय 2018 के पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू पर अपना निर्णय 7 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता जैसे व्यापक मुद्दे की जांच के लिए स्थगित कर दिया है। ये संवैधानिक नैतिकता या सदाचार जो है वो काफ़ी मतलब एक तरह से वेग है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं। नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता, सदाचार शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। वर्ष 2018 में सबरीमाला निर्णय में न्यायालय द्वारा बहुमत से अनुच्छेद 25 में वर्णित सदाचार को संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 25 में जो वर्णित सदाचार है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबरीमाला निर्णय में संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मूल अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में सदाचार शब्द का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से संवैधानिक नैतिकता होता है और न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण संवैधानिक समानता की अवधारणा के सिद्धांतों और बुनियादी नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इससे कुछ संबंधित तथ्य इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और बनाम केरल राज्य और अन्य बाद 2018 उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीश पीठों की 4-1 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर आरोपित दशकों पुराने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस निर्णय में टिप्पणी की गई कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अस्पृश्यता का समर्थन करने जैसा है और इस प्रकार का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। जी हाँ, अस्पृश्यता जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहते थे, जो बहुत ही घृणित लगता है सुनने में ही, ये शब्द महिला के मतलब गरिमा पर कितना ठेस पहुंचाता होगा। तो निश्चित रूप से 4-1 के बहुमत से जो निर्णय दिया गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उपयुक्त निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई थी। भविष्य में महिलाओं के संबंधित जितने विवाद है, जैसे कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा संप्रदाय में प्रचलित जो फीमेल जेनिटल म्यूटेशन जो होता है, जिसको हम लोग खतना बोलते हैं, से संबंधित धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और अगला टॉपिक है, मतलब इसी के बारे में कुछ छोटी बातें, अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है। ये अनिवार्यता का सिद्धांत 1954 में सिसूर मठ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अनिवार्यता का सिद्धांत 1954 में सिसूर मठ, आप याद रख सकते हैं, शशि थरूर के रूप में, जिसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि धर्म शब्द में एक धर्म के लिए अनिवार्य सभी संस्कार और प्रथाएं शामिल होगी और एक धर्म के लिए अनिवार्य और गैर अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व जो है उच्चतम न्यायालय का होगा। इससे संबंधित कुछ और तथ्य जान लें, जैसा कि आपको आर्टिकल 25 के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि धार्मिक त्योहारों समारोह के लिए सड़कों और फुटपाथों पर अस्थायी ढांचों स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने से इनकार करने पर अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। स्वाभाविक है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट, इससे संबंधित जितने भी घटनाक्रम हैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चर्चा में है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध
महाभियोग चलाया गया, किंतु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त घोषित कर उन्हें पद से हटाया नहीं गया। आते हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग और अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग में जो चलाने की प्रक्रिया, उनमें क्या क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रपति को संविधान का जब अतिक्रमण हो जाए, अर्थात उसका वो अतिक्रमण कर ले, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए, जिस अर्थ में संविधान में हालांकि इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि महाभियोग है क्या, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका संविधान के तहत देशद्रोह है, भ्रष्टाचार है, अन्य गंभीर अपराध और दुराचार है। महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर तो महाभियोग की कार्रवाई का केवल और केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निम्न सदन में ही आरंभ किया जाएगा। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति में कि इन पर आरोप का जिस सदन ने आरोप लगाया है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। जब प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिन पर आरोपों की जांच होगी। यहाँ पर तो देखें तो सीनेट जो उच्च सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यहाँ दोनों पार्टियाँ अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करती है। और भारत की बात करें तो फिर से यदि दूसरा सदन इन आरोपों की सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति के प्रस्ताव को पारित होने के साथ ही उस तिथि से उस पद से हटना पड़ेगा। और इधर बात कर ले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, तो इस सुनवाई के पश्चात यदि सीनेट इन आरोपों की पुष्टि करने के साथ साथ महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उससे पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति से ही संबंधित है अगला टॉपिक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ये जो निर्भया कांड है वो उसके कारण ये चर्चा में रहा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा निर्भया मामले में दोषियों को दया याचिका को खारिज कर दिया गया था। जी हाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन करना, विराम या परिहार करने की अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ये छोटे छोटे जो शब्द है जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है, आप इनको बारीकी से समझ लीजिए। क्षमा दैट मीन पार्डन, ये सभी दंडों या दंडादेशों को पूर्ण रूप से मुक्ति कर देता है। जाइए आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, सभी दंड आपको माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर लघुकरण की बात हो तो नाम से स्पष्ट है, लघु दंड की प्रकृति को अपेक्षाकृत कम गंभीर दंड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। दंड की प्रकृति को अपेक्षाकृत कम दंड गंभीर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और एक होता है प्रविलंबन, रिप्राइव, मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन कर दिया जाएगा। विराम, दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे महिलाएं अगर गर्भावस्था में हैं तो उस समय तो दंड देना कोई मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा, तो उसमें विराम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और एक है परिहार, जिसको रिमीट बोलते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। जैसे अगर 10 साल का श्रम कारावास है तो उसको 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन श्रम कारावास ही रहेगा। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह कैसे, किन किन शर्तों। तो राष्ट्रपति जो है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के सभी मामलों में प्रयोग कर सकता है, या उन सभी मामलों जिसमें दंड या दंड आदेश ऐसे विषय से संबंधित हो, किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जिस पर विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सकता है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड आदेश मृत्युदंड के रूप में हो। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही किया जाता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर का इसमें बहुत रोल होता है। अब आते हैं हम लोग भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। जी हाँ, फिर से एक बार 9वीं अनुसूची चर्चा में रहा और इससे 2019 में एक प्रीलिम्स में एक प्रश्न भी आया था। तो चलते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे पहले हमको समझना होगा 9वीं अनुसूची क्या है। देखिए, संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट है, जिसमें न्यायालयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, तत्कालिक, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे।
9वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट, मतलब उसके अंदर जो कुछ डाल दिए गए, किसी भी अधिनियम को न्यायपालिका के किसी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, भले वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसे वर्ष 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। इसे एक नए अनुच्छेद 31B के द्वारा सृजित किया गया और 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था। उद्देश्य तो बहुत ही बेहतरीन था। हालांकि कोई I.R. कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के अंतर्गत उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी, जिसका अर्थ है ऐसे कानूनों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की वैधता की जांच करने के लिए दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया है, जैसे कि क्या यह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, यदि हाँ तो क्या यह उल्लंघन मूल ढांचे की क्षति पहुंचा रहा है या उसे नष्ट कर रहा है। और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो केवल 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब अगला टॉपिक है प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाल ही में सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि प्रवासी भारतीय नागरिक OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड धारक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। देखिए, प्रवासी भारतीय नागरिक योजना के विषय में क्या है। OCI योजना का आरंभ जो है अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किया गया था। OCI योजना का आरंभ 2005 में किया गया था और इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन भी किया गया। एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था अथवा 26 जनवरी 1950 के बाद या कभी भी भारत का नागरिक था अथवा 15/8/1947 यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र का निवासी था, वो OCI पंजीकरण के लिए पात्र है। तो ऐसे व्यक्ति की अवयस्क संतानें भी OCI के पंजीकरण हेतु पात्र है। हालांकि यदि आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था तो OCI का पात्र नहीं होगा। ध्यान रहे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को कभी भी भारत का नागरिक बनने पर OCI का दर्जा नहीं मिल सकता है। OCI कार्ड धारक को मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। OCI कार्ड धारक को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यद्यपि उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर करते हैं। एक पंजीकृत OCI को भारत का आगमन हेतु बहुप्रवेशीय, बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा प्रदान किया जाता है। OCI कार्ड धारक व्यक्ति कृषि और बागान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक और वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध समस्त सुविधाओं के संबंध में और निवासी भारतीयों के समान सामान्य क्षमता का हकदार होता है। एक पंजीकृत OCI कार्ड धारक व्यक्ति को भारत के आगमन पर किसी भी अवधि तक रहने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या विदेशी पंजीकरण अधिकारी, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के समक्ष पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ द important topics. Watch my video 2 or 3 times, then you can simply say yes, this is a smart video, and I definitely believe myself, yes, in this way you can revise yourself fastly, and when you sit something write down, then you can analyze this video. Thanks a lot for watching this video. Once again I would say please subscribe my channel, or as far as possible you can share this video for your friends. Thanks a lot.